हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 11 नवंबर 2024 और हम आज बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी विश्व विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 5 नवंबर, बी ऑप्शन है 7 नवंबर, सी ऑप्शन है 6 नवंबर और डी ऑप्शन है 10 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस है वो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। यानी बात करें विश्व विज्ञान दिवस की तो ये किस लिए है? तो शांति और विकास के लिए ये विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को ही मनाया जाता है। आगे बात करें तो समाज में विज्ञान की जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वैश्विक शांति और सतत विकास में विज्ञान का जो कुछ भी योगदान है उन सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों तक उनके बारे में बताने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें इससे 2001 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था और 2001 में ही निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को यह जो दिवस है वह मनाया जाएगा। बात करें थीम इस वर्ष क्या रखी गई है? तो युवाओं को अग्रणी बनाना, ये इस वर्ष की थीम है। थीम छोटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी QS यानी जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है, इसमें एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में IIT जो दिल्ली है वो किस स्थान पर है? यानी हाल ही फिलहाल में अभी QS की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। QS जो है ये रेटिंग एजेंसी है और ये दो तरीके से जारी करती है। एक तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो यूनिवर्सिटी होती है उनकी रैंक जारी करती है, दूसरी जारी की इसने जो हाल ही फिलहाल में वो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कि एशिया में जो यूनिवर्सिटी है उनकी क्या कुछ पोजीशन है। तो इसमें एशिया की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई उसमें एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में IIT जो दिल्ली है वह किस स्थान पर है? तो ए ऑप्शन है 45वें स्थान पर, बी ऑप्शन है 44वें, सी ऑप्शन है 14वें स्थान पर और डी ऑप्शन है 25वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT दिल्ली QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 44वें स्थान पर है IIT दिल्ली। यानी IIT दिल्ली की जो पोजीशन आई हुई है वो 44वें स्थान पर IIT दिल्ली आई है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। डिटेल में अगर हम बात करें तो IIT दिल्ली ने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 44वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। यानी बात करें तो एशिया में इसने 44वां स्थान प्राप्त किया हुआ है और भारत में शीर्ष स्थान इसने हासिल किया हुआ है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU जो है वो पहले 94वें स्थान पर थी, इस बार 81वें स्थान पर सुधार करके दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई है। इसके बाद IIT बॉम्बे 48वें और IIT मद्रास 56वें स्थान पर है, यानी कि 44वें स्थान पर IIT दिल्ली है। और IIT दिल्ली के बाद अगर सेकंड पोजीशन देखी जाए तो IIT बॉम्बे ये 48वें स्थान पर है और जो IIT मद्रास है ये 56वें स्थान पर है। बात करें पहली रैंक किसने प्राप्त की है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो फर्स्ट जो रैंक है वो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी और सेकेंड रैंक द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ये दो जो यूनिवर्सिटी हैं वो टॉप पोजीशन बनाई हुई हैं, जिसमें चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है और दूसरी द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ये सेकंड पोजीशन पर है। IIT बॉम्बे जो है जो कि इस रैंक में 48वें स्थान पर है, उसने नियोक्ताओं और शिक्षाविदों के विशेष वैश्विक शिक्षण प्रतिष्ठा में 27वां स्थान भी प्राप्त किया हुआ है। तो इस रैंक की भी ये भी रैंक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया गया? तो ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी लद्दाख में चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया गया। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, 4th LG कप हॉर्स पोलो 2024
टूर्नामेंट इनऑग्रेटेड इन लद्दाख। और डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में लद्दाख में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर वीडी मिश्रा हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। यह जो कार्यक्रम है वह गोसनद्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, यह कार्यक्रम गोसनद्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में आयोजित किया गया और यह क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक खेल पोलो का उत्सव था। यह 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बना एक ऐतिहासिक स्टेडियम है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन से बादशाह हैं जिनकी जो मृत्यु हुई वो पोलो खेलते समय या चौगान, जिसे पोलो को चौगान भी बोला जाता है, तो किस बादशाह की जो मृत्यु है वो पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोणार्क पहिए की बलुआ पत्थर की प्रतिक्रिया कहाँ स्थापित की गई हैं? यानी जो कोणार्क है उसके जो पहिए की जो बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां हैं इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन है इंडिया गेट, बी ऑप्शन है लाल किला, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन और डी ऑप्शन है संसद भवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति भवन में कोणार्क पहिए की बलुआ पत्थर की जो प्रतिकृतियां हैं ये स्थापित की गई हैं। अगर हम डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोणार्क जो पहिए की हैं उसी प्रकार की प्रतिकृतियां हैं और ये राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई हैं। तो राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं। यह जो स्थापना है वो आगंतुकों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसकी जो मंदिर की वास्तुकला है उसका भी यह प्रतिनिधित्व करती हैं और इस प्रकार से जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है कोणार्क सूर्य मंदिर, इसकी भी एक प्रकार से इसका प्रतिनिधित्व ये करते हुए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये बढ़ावा देती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नामित सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा की हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरी बात बहुत ही बढ़िया बात है ये कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए नामित सार्वजनिक जो हॉस्पिटल है वहां पर मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा उसने कर दी है? तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नेपाल देश में 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए नामित सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार अब उपस्थित होगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो नेपाल सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निर्दिष्ट सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार प्रदान करने की घोषणा की है और यह जो पहल है 16 नवंबर से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य माता पिता पर वित्तीय बोझ को कम करना है। यानी कि जो माता पिता पर वित्तीय बोझ आ जाता है किसी भी प्रकार जो दवाई है उनके चक्कर में, जैसे कि मान लो किसी भी बच्चे को कैंसर की बीमारी है तो उसके इलाज में काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं, माता पिता के वित्तीय संकट उनके ऊपर आ जाता है। तो इस वित्तीय संकट को कम करने के लिए ये नेपाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनको सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार प्रदान किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू की गई है? यानी कि जो हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस के रूप में कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जो सेवा है वो कहां पर शुरू की गई? ए ऑप्शन है एम्स नई दिल्ली, बी ऑप्शन है एम्स जयपुर, सी ऑप्शन है एम्स ऋषिकेश और डी ऑप्शन है एम्स बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी एम्स ऋषिकेश में पहली बार हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस। और ये शुरू कहाँ की गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने
आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार करने के लिए ऋषिकेश एम्स में भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। इस सेवा का जो उद्देश्य है वो बेहतर ट्रॉमा देखभाल के लिए गंभीर रोगियों को गोल्डन आवर के भीतर जल्दी से जल्दी पहुंचाना, यानी गोल्डन आवर का मतलब यानी अगर किसी भी प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन है तो जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल में पहुंचाना और वहां उसका इलाज शुरू करवाना, और ताकि उस अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। इसके लिए जो ये सेवा है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा, इसको शुरू किया गया है। यह 12,850 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक की लागत वाली एक बड़ी स्वास्थ्य सेवा उन्नयन परियोजना का हिस्सा है, और इसके तहत पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जो सेवा है वो एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश को प्रभावित किया, यानी कहां पर टाइफून कोंगरे आया हुआ है, उससे काफी ज्यादा वहां पर प्रभावित हुआ है जो माहौल है। तो ए ऑप्शन है ताइवान, बी ऑप्शन है हांगकांग, सी ऑप्शन है वियतनाम और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ताइवान में टाइफून कोंगरे अभी हाल ही फिलहाल में आया। इससे वहां पर जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हुआ, काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार की वहां पर हानि हुई है। तो टाइफून कोंगरे अनलीज फ्यूरी ऑन ताइवान विद स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, खूब सारी तेज हवाएं और आंधियां चली। तो टाइफून कोंगरे ने ताइवान को प्रभावित किया, जो लगभग 30 वर्षों में सबसे बड़ा टाइफून प्रभाव था। इसने ताइवान के पूर्वी तट पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की शुरुआती हवाओं के साथ में दस्तक दी, और इस तूफान में अब तक 70 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर सुनने में आ रही है। इसके चलते अधिकारियों ने स्कूल, कार्यालय और जो वित्तीय बाजार हैं उनको बंद कर दिया है। तो ये जो टाइफून कोंगरे है ये कहाँ पर आया हुआ है, तो ये ताइवान में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शतरंज की जो लाइव रेटिंग है उसमें दुनिया में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया, यानी कि दुनिया में सेकंड पोजीशन किसने हासिल की हुई है शतरंज की लाइव रेटिंग में। तो ए ऑप्शन है अर्जुन इरेगेसी, बी ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, सी ऑप्शन है गुकेश यानी डी गुकेश, और डी ऑप्शन है हम्पी कोनेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जुन इरेगेसी भारतीय हैं और इन्होंने शतरंज की लाइव रेटिंग में पूरी दुनिया में सेकंड पोजीशन हासिल की हुई है, दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अर्जुन इरेगेसी क्लेम कंटिन्यू नाउ वर्ल्ड सेकंड बेस्ट इन चेस रेटिंग। चेस की जो रेटिंग है उसमें अर्जुन इरेगेसी ने दुनिया के नंबर 2 स्थान पर पहुंचकर शतरंज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कब ये ऐसा हुआ, तो 7 नवंबर 2024 को दूसरे स्थान पर यानी दुनिया के सेकंड पोजीशन पर पहुंचकर इन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। बात करें तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जो टूर्नामेंट हुआ उसके तीसरे राउंड में इन्होंने एलेक्सिस सराना को हराकर अर्जुन ने अपनी लाइव रेटिंग में 2805.8 तक के जो अंक है ये बढ़ा लिए, और अर्जुन की इस समय की जो लाइव रेटिंग है वो 2805.8 है, और इस रेटिंग के साथ ये दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ब्राजील ग्रां प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की। तो ए ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन, बी ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, सी ऑप्शन है फर्नांडो अलोंसो, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स वर्स्टेपन। ब्राजील ग्रां प्रिक्स 2024 में इन्होंने ये जीत हासिल कर ली है। काफ़ी ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी कह सकते हैं ड्राइवर हैं। ब्राजील ग्रां प्रिक्स में लगातार ये जीतते ही आ रहे हैं। बात करें तो मैक्स वर्स्टेपन ट्रिम एट ब्राजील्स ग्रांड प्रिक्स 2024, और हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन ने ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की हुई है। बात करें तो साओ पाउलो के इंटरलोगास सर्किट पर कठिन और बारिश से भरे हालातों में 17वीं पोजीशन से शुरुआत करते हुए वर्स्टेपन ने ये जीत हासिल की, यानी जब इन्होंने शुरुआत की उस समय ये 17वीं पोजीशन पर थे, और फिर धीरे धीरे जीतते हुए ये आगे निकल गए, और फिर ग्रांड प्रिक्स ब्राजील का जो था इन्होंने उसमें जीत हासिल कर ली है। ब्राजील ग्रांड प्रिक्स ने वर्स्टेपन के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक की पेशकश रही, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रहीं, जिसमें से बारिश से भले हालात और
बारिश के बाद जो रोड्स की कंडीशंस, इन सभी को दूर करते हुए, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए मैक्स वर्स्टेपन ने ग्रैंड प्रिक्स जो ब्राज़ील का है वो इन्होंने उसने जीत लिया है। बात करें जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, इसको फरारी के जो ड्राइवर है चार्ल्स लेक्लेयर, इन्होंने जीता। ये मोनाको के रहने वाले हैं और ये फरारी के ड्राइवर हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन जाएगा, यानी कौन सा जो साल है वो अब तक का सबसे गर्म साल होने वाला है। तो ए ऑप्शन है 2024, बी ऑप्शन है 2023, सी ऑप्शन है 2025 और डी ऑप्शन है 2021। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2024 जो वर्ष है वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन जाएगा। अगर डिटेल में इसके बारे में बात करें तो वर्ष 2024 को पूर्व औद्योगिक काल के बाद से सबसे गर्म वर्ष होने का अनुमान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने बताया है। और इसके साथ साथ कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा यानी C3S जो है, इन्होंने तापमान में खतरनाक वृद्धि की रिपोर्ट दी है और इसके तहत इन्होंने बताया है कि जो वर्ष 2024 है ये अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने वाला है। प्रारंभिक डेटा से संकेत मिलता है कि औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है और इस प्रकार ये 2024 जो वर्ष है वो सबसे ज़्यादा गर्म होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, जो पॉइंट्स कवर किए गए, वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।